हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर्स पे बेस्ड एमसीक्यूज़ में। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ आप किस तरीके से वेबसाइट पर जाकर आप इन क्वेश्चंस की हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। हमारे पहले क्वेश्चन में दिया है कि रेज इनिशिएटिव जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था, ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, आप में बहुत सारे लोगों को पता होगा क्योंकि ये बहुत कॉमन था। ठीक है, करंट अफेयर में। तो ये होगा ऑप्शन बी सही होगा इसका, इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी। हमारे घरों में जो या हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं उनके जो इंटरनल जो एरियाज़ हैं उनमें वेंटिलेशन की समस्या बहुत ज़्यादा है। एक तो ग्रीन हाउस गैसेस तो हैं ही हैं, साथ में जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन या जो बिल्डिंग मटेरियल यूज़ करते हैं उनसे भी रेडॉन गैस जो है वो निकलती है। तो इस वजह से वेंटिलेशन की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो ये जो प्रोग्राम है रेज, इसका पूरा नाम है रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। ठीक है, ये हमारी EECL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है और साथ साथ में USAID, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इनका ये कंबाइंड इनका एफर्ट है एक ये। तो आपको ये सारी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। साथ में आप नेट से बिल्कुल सर्च कर लीजिए EESL के बारे में, और यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में ये मैत्री जो प्रोग्राम है उसके बारे में भी आप यहाँ से ज़रूर देखें कि मैत्री प्रोग्राम क्या है। ठीक है, तो ये हमारा रेज हो गया। ये USAID और मिनिस्ट्री ऑफ पावर का एक संयुक्त एक प्रोग्राम है इनका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि क्रिस गोपालाकृष्णन कमेटी जो है रिसेंटली बहुत न्यूज़ में थी, ये किससे रिलेटेड है। देखिए, क्रिस गोपालाकृष्णन कमेटी से रिलेटेड न्यूज़ और एडिटोरियल द हिंदू में बहुत ज़्यादा आता था। ठीक है, इवन कभी कभी आता ही है। ये कमेटी जो है रिलेटेड है वो डाटा गवर्नेंस से रिलेटेड है। अभी हम बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 आने वाली है, डाटा ही नया ऑयल है, और हम कैसे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कैसे इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो जो डाटा हम दे रहे हैं पब्लिक डोमेन में, उस डाटा को प्राइवेट कंपनीज़ कैसे यूज़ कर सकती हैं, सरकार उस डाटा को कैसे यूज़ कर सकती है, कौन सा डाटा प्राइवेट माना जाएगा, कौन सा डाटा पब्लिक माना जाएगा, इस तरीके से। तो अभी तक हमारे देश में इस डाटा से गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ भी कोई नहीं है। ठीक है, तो ये क्रिस गोपालाकृष्णन कमेटी जो है वो डाटा गवर्नेंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्रिस गोपालाकृष्णन जी है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है सी वीड जो है उससे रिलेटेड हमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं। सी वीड, जब आप इन्वायरमेंट पढ़ते होंगे बुक में तो आपको सी वीड के बारे में वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिया रहता है। सी वीड को जनरली शायद हम समुद्री शैवाल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे समुद्री सीवार लिखा है, आई थिंक यहाँ पे शैवाल होना चाहिए। ठीक है, तो पहला हमें स्टेटमेंट दिया है कि ऑल्दो सीवीड्स आर, तो इसमें बोला है पहले स्टेटमेंट में कि ये जो सीवीड्स होते हैं ये विटामिन और मिनरल के बहुत रिच सोर्स होते हैं, लेकिन फिर भी ये ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए उचित नहीं है या उपयुक्त नहीं है। मतलब अगर इंसान इनको खा लेगा तो खतरा पैदा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बोला है कि सीवीड जो हैं वो मरीन एल्जाई की ही एक स्पीशीज़ हैं। ठीक है, तो ये हमें बोला है। ठीक, तो अब देखते हैं कि इनमें तो पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। देखिए, ये सीवीड जो होते हैं, सीवीड की खेती की जाती है, बहुत सारी लोग इनकी कमर्शियल खेती भी करते हैं। ये विटामिन और मिनरल के बहुत रिच सोर्सेज हैं, तो ये चीज़ ठीक है, इनको ह्यूमन जो है वो कंजम्पशन कर सकते हैं, कोई ख़तरा नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। दूसरा है कि सीवीड जो है वो मरीन एल्जाई की एक स्पीसीज होते हैं, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। हमें करेक्ट पूछा है तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, तो ये जो सीवीड्स होती हैं इनकी कमर्शियल इनकी खेती की जाती है, बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स इनसे बनाए जाते हैं, लोग इनको खाने के लिए यूज़ करते हैं, कुछ लोग इनसे केमिकल एक्सट्रैक्शन के लिए, मतलब इनसे कोई निकल जाए, केमिकल निकल जाए, उससे कोई दवाई वगैरह बना ले, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो हमारे इंडिया के अंदर भी जो है लक्षद्वीप है, वहाँ पे भी ये मिल जाती हैं हमें सीवीड वगैरह। चौथा क्वेश्चन जो है वो हमें दिया है RFID टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दिया है।
RFID टेक्नोलॉजी रिसेंटली अभी बहुत ही न्यूज़ में है, क्योंकि पूरे मतलब आप में से जिन लोगों के पास भी कोई कार होगी या इस तरीके का कोई व्हीकल होगा, तो सब लोग जो हैं अभी फास्टैग जो है अपनी कार के ऊपर लगवाने के लिए या अपना कोई दूसरा व्हीकल है उस पर लगाने के लिए बहुत भागदौड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा फास्टैग होता है वो इस RFID टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। इससे रिलेटेड हमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं RFID टेक्नोलॉजी से। ठीक है, पहला दिया है कि अगर हमें इस RFID टैग को अगर पढ़ना है तो हमें इसकी जो लाइन ऑफ साइट है उसमें खड़ा होना होगा। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे सामने ये कोई RFID टैग है, तो मुझे इसके बिल्कुल लाइन ऑफ साइट में खड़ा होना पड़ेगा, मतलब सीधा या थोड़ा सा मतलब टेढ़ा, मतलब लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सेकंड इसमें दिया है कि RFID जो टेक्नोलॉजी है उसको ट्रैक करने के लिए हम जो है बहुत हमें पास में खड़ा होना पड़ेगा। इवन कुछ सेंटीमीटर अगर नहीं खड़े होंगे हम, मान लीजिए 2-5 सेंटीमीटर, तो हम इसको पढ़ नहीं पाएंगे। तीसरा दिया है कि रिसेंटली सरकार ने ये फैसला किया है कि भारतीय जो रेल है, जो हमारी इंडियन रेलवेज़ हैं, उसमें जो डिब्बे हैं, इंजन है, उन सब के ऊपर इस RFID टैग को लगाया जाएगा। देखिए सेकंड हम स्टेटमेंट देखते हैं तो गलत हो जाता है। RFID टैग को पढ़ने के लिए या उसमें क्या लिखा है उसको रीड करने के लिए इतना ज़रूरी नहीं है कि हम कोई सेंटीमीटर पे खड़े हों। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। तो हमारा क्या बचा, हमारा सिर्फ तीसरा स्टेटमेंट बचा। ठीक है, अब पहला जो स्टेटमेंट है वो भी गलत हो गया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें लाइन ऑफ साइट के अंदर ही हमें रहना होगा। लाइन ऑफ साइट के अंदर भी नहीं है तो भी कोई इश्यू नहीं है, हम उसे रीड कर लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। हालांकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो हमें इसके बारे में थोड़ा कुछ आइडिया होना चाहिए कि RFID किस तरीके से काम करता है। देखिए RFID, मान लीजिए कि आपकी कार के ऊपर ही RFID लगा हुआ है, तो आप टोल टैक्स पे वो जो जहाँ पे वो टोल बूथ होता है वहाँ पे आप जाएंगे तो आपके विंड स्क्रीन पे लगा होगा। वहाँ पे उनके पास RFID को, इस टैग को पढ़ने के लिए कोई इनके पास रिसीवर होगा। ये रिसीवर क्योंकि बिजली से जुड़ा होता है, ये सिग्नल भेजेगा, सिग्नल वापस रिसीव होंगे। ठीक है, और वो कंप्यूटर में एंट्री हो जाएगी। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। और इसकी मैक्सिमम जो रेंज है वो 4 से 5 मीटर के अंदर होती है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करती हैं, रेडियो वेव्स जो होती हैं उन पे काम करती है। जैसे बाकी हमारी रेज होती है ना, एक्सरे, अल्ट्रासोनिक रेज, ठीक है, इस तरीके से, तो ये रेडियो वेव्स के ऊपर काम करती है। इसकी रेंज 4-5 मीटर होती है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई हम लाइन ऑफ साइट के अंदर अगर खड़े होंगे, लाइन ऑफ साइट बना के ही खड़े होंगे तभी इसको रीड कर सकते हैं, मतलब हम लाइन ऑफ साइट में नहीं है तो भी हम रीड कर सकते हैं। अच्छा, ये अपना प्रज्ञान टेस्ट होने वाला है, 14 मार्च को होने वाला है। ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट रहेगा, कोई इसकी फ़ीस नहीं रखी गई है, कम्प्लीटली ये निःशुल्क है। ठीक है, तो आप जल्दी जाइए और dpp.onlyis.in पे जाकर वहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर करिए। कोई इशू है तो आप 7007931912 पे कॉल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट होगा, ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट होगा। आप अपनी प्रिपरेशन का कैसा लेवल है वो इसमें चेक कर सकते हैं। टॉपिक वाइज आपको एनालिसिस मिलेगा और एग्ज़ाम ओवर होने के बाद आप किस एग्ज़ाम की PDF फॉर्मेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है स्मॉल सेविंग जो सर्टिफिकेट हैं उससे रिलेटेड दिया है। हमें 3 चीज़ें बताई हैं, अब हमें बताना है कि कौन सा इनमें से स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट में आता है। किसान विकास पात्रा, टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि जो PPF है। देखो इसमें से ये टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक है, ये नहीं आता है। सेकंड स्टेटमेंट अगर आप कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास 1 और 3 जो हैं वो दोनों सही हो जाएंगे। PPF और किसान विकास पात्रा ये दोनों ही स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंदर आते हैं। ठीक है, मतलब हम या तो किसान विकास पात्रा को परचेज कर सकते हैं या पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर हम हमारे पैसे लगा सकते हैं, सरकार उन पैसों को कहीं इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, इस तरीके से। तो इसके लिए एक अलग से फंड बनाया गया है इन सब के लिए, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड NSSF, और ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है, क्योंकि जनरली ये ट्रांजेक्शन के टर्म में ही होता है कि हमने किसान विकास पात्रा खरीदा है, तो ऐसा नहीं है कि हमने अपने पैसे सरकार को हमेशा के लिए दे दिए, कुछ लिमिटेड टाइम के दिए हैं। तो ये स्मॉल सेविंग के अंदर आता है सुकन्या समृद्धि, किसान विकास पात्रा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, EPF और PPF, ये सब। ठीक है, तो ये स्मॉल सेविंग के अंदर जो भी पैसे जाते हैं वो हमारा जो पब्लिक अकाउंट है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, उसी के अंदर जाते हैं।
आज का हमारा एमसीक्यूज़ के थ्रू जो सेशन है वो होगा जियोग्राफी से रिलेटेड होगा, ठीक है। और वीडियो के अंत में होने से पहले आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आज आपकी परफॉर्मेंस कैसे रही। ओनली आई से जुड़े नहीं कहीं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।